हम लोग देखते हैं सबसे पहले चैप्टर ये फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि सिलेबस मतलब किस हिसाब से मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो उसमें मैंने एक फर्स्ट जो चैप्टर डाला था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन डाला था। तो इंट्रोडक्शन का मीनिंग ये हो गया कि मल्टीवेरिएट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें चीज़ें किस हिसाब से चलेंगी या उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इन सब पर हम लोग आज बात करते हैं। क्योंकि मल्टीवेरिएट नाम से ही आप अगर बातें समझ पा रहे होंगे, जैसे यूनिवेरिएट आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूनिवेरिएट एक मिनट। यूनिवेरिएट पढ़ा होगा तो यूनिवेरिएट में एक मतलब रैंडम वेरिएबल होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा रैंडम वेरिएबल। तो देन उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, जैसे बाय द वे उसके लिए पीएमएफ भी पढ़ा होगा, पीडीएफ पढ़ा होगा, और देन उसमें आपने डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, विशॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी विशॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूअस में आपने पढ़ा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सैम्पलिंग में आपने पढ़ा होगा काई डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन और एफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी तरह से जेड डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा होगा। देन इसके बाद में जब बाई वेरिएट स्टार्ट हुआ, जब बाई वेरिएट आपने पढ़ा होगा, तो बाई वेरिएट में आपने पढ़ा होगा टू वेरिएबल होते थे, एक्स और वाई। अब देखो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं हो, जब बाद में इसी में जैसे होता क्या था कि एक्स फॉलो कर रहा है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन को या काई डिस्ट्रीब्यूशन को, वाई फॉलो कर रहा है काई डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम m है, इसका n है, देन f बनता था। तो यहाँ पर ये कोई ना कंफ्यूज हो कि ये जो है देखो यहाँ पर बाई वेरिएट आपने ले लिया, ये यूनिवेरिएट, इसको एक ही कंसिडर करेंगे, एक के लिए, इसको भी एक के लिए। बाई वेरिएट के लिए एक्स और वाई इस तरह से भी, या इस तरह से भी हो सकता है x1 x2, ये भी बाई वेरिएट है। यहाँ पर भी आप चाहो तो x1 ले लो, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। अच्छा, तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जो आपको याद हो, इसमें आपने पढ़ा होगा बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ या किस तरह से इसको लिखा जाता था। यहाँ पर अगर आप देखोगे x फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को। यहाँ पर देखोगे बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा होता है म्यू1 या म्यू एक्स भी लिख लेते हैं, जैसा आप समझो। मतलब मैं x के लिए जो उसका मीन होगा उसको म्यू1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो हमारा y है उसको हम म्यू2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा 1 इसके वेरिएंस को इस तरह से, और जो इसमें कोरिलेशन होता है उसको सिग्मा रो एक्स और वाई, या इसको हम सिर्फ रो से भी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर इस तरह से कुछ आपने पढ़ा होगा। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मैंने जैसा भी आपको बताया है कि एक्स एंड x1 एंड x2, अगर वाई ना लिखें तो। और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बाई वेरिएट के लिए ही आपने पढ़ा होगा मल्टी मल्टी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप बाइनोमियल का ही एक्सटेंशन होता है। तो इसमें n और p, p1 p2 ये आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरह से। देन इसके बाद में आपको ट्राई वेरिएट के डिस्ट्रीब्यूशन आपको कराए नहीं गए हैं, बट आप देखोगे ये मुझे लगता है ये ट्राई वेरिएट में आता है, आप चेक करके बताइएगा। देन इसके बाद में इसी तरह से ट्राई वेरिएट, तो इसका मतलब इसमें जो हमारा रहेगा x1 x2 और x3, ये अभी सब रैंडम वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं इसको।
इससे रिलेटेड आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कराया गया होगा, बट अगर आप देखोगे तो इससे रिलेटेड मैं अब इसका एक्सटेंशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो आप इस तरह से चाहो तो इसको कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूँ कि जब आप पीडीएफ लिखते थे तो एफ एक्स बराबर होता था 1/अंडर रूट में 2 पाई, देन सिग्मा लिखते थे ई की पावर माइनस का 1/2 और एक्स माइनस का म्यू नीचे सिग्मा स्क्वायर। बाई वेरिएट का जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होता था तो आप कुछ इस तरह से लिखते थे, एफ एक्स कॉमा वाई, तो ये हमारा होता था 1/2 पाई हो जाता था, क्योंकि बाई वेरिएट में इसी को जब 2 टाइम्स अगर आप लिखोगे तो ये हमारा मिलकर के 2 पाई बचेगा, तो ये हो गया। देन सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये हमारा हो जाता है अंडर रूट में 1 माइनस का रो स्क्वायर। देन हमारा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/2, और ये हमारा क्यों। अब यहाँ पर चूंकि उधर स्पेस नहीं है इतना, तो मैं यहाँ पर लिख करके आपको क्यों क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। 1/रो, ये यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो उसमें कहीं पर गलती हो तो बता देना। 1 माइनस का रो स्क्वायर, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एक्स माइनस का म्यू 1, और ये हमारा हो गया सिग्मा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था। सिर्फ चूंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, मतलब x1 और x2 के लिए, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। देन इसके बाद में y, अगर चाहे तो y या x2 जो आपका मन करे, तो मैं y अभी ले रहा हूँ, तो y माइनस का म्यू 2, और ये हमारा सिग्मा 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। देन 2 रो x माइनस का म्यू 1 सिग्मा 1 और x माइनस का y माइनस का म्यू 2 सिग्मा 2, ये हमारा कुछ हो जाता है। इसी को अगर जो बाय द वे आप जब आगे बढ़ाते जाएंगे, ट्राई वेरिएट के बाद में मल्टी वेरिएट में जब हम लोग एंटर करेंगे, तो मल्टी वेरिएट में क्या होता है, मल्टी वेरिएट में क्या होता है, ये हमारा रो वेक्टर, मतलब इसको वेक्टर मैं बोलूंगा रैंडम वेक्टर, रैंडम वेक्टर, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, रैंडम वेक्टर क्या होगा। तो यहां पर ये हो गया। अब इसमें अगर जो बाद में आप देखोगे x1 कॉमा x2 डॉट डॉट, मतलब कॉमा नहीं, इस तरह से लिखेंगे, और xp, और इसका ऑर्डर मैंने आपको इसीलिए बोला है कि मैट्रिक्स का जो लेक्चर है वो आप जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने बताया है कि मैट्रिक्स और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे चीजें वहां पर वर्क करती हैं। अब अगर जो बाय द वे बाई वेरिएट यहाँ पर होता तो सिर्फ ये दो अगर जो बाय द वे मैं लिख लूँ तो ये हमारा बाई वेरिएट हो जाएगा। देन इसमें किस हिसाब से चीज़ें लिखी जाएंगी, वहाँ पर अगर जो बाय द वे मैं लिखता तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी डायमेंशन या पी वेरिएट नॉर्मल मल्टी नॉर्मल, मतलब मल्टी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे इसको अगर जो हम शो करेंगे तो ये p क्रॉस 1 ये हमारा वेक्टर हो गया, और ये हम नॉर्मल का यहाँ पर p बनाते हैं, ये हमारा म्यू इसके नीचे वेक्टर, और ये हमारा सिग्मा। अब यहाँ पर इसको वैसे तो वेरिएंस यहाँ पर लिखा जाता था, बट यहाँ पर चूंकि जब दो फैक्टर सपोज ये दो हैं, दो से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोरिलेशन के जो टर्म होंगे वो भी आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ये वाली। जैसे सपोज x1 का x2 से चेक किया तो इसको भी लिखोगे, x1 का x3 से किया या x2 का x3 से किया या मतलब x3 का xp से किया, तो इन सबका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, उसी की मैं बात करने वाला हूँ कि किस हिसाब से चीज़ें रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जो बाद में मुझे ये जो मैंने आपको लिख करके दिखाया है, इसी को अगर जो बाद में, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा इसको दिखा देता हूँ कि ये किस हिसाब से होगा, मैं इसकी क्या बात कर रहा हूँ। म्यू ये हमारा p1 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा म्यू 1 म्यू 2, इसी तरह से ये हमारा म्यू p हो जाएगा। देन इसमें अगर जो बाद में सिग्मा देखोगे तो ये जो सिग्मा है इसको हम डिस्पर्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं या वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी इन दोनों नाम से आए तो आप समझ जाइएगा कि इसकी बात की जा रही है। और ये बेसिकली किस हिसाब से चलता है ये जरा देख लो, x1 x2 डॉट डॉट xp, इसी तरह से x1 x2, ये हालांकि आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका जो ऑर्डर होगा वो p क्रॉस p का होगा, जो यहाँ पर ऑर्डर होगा उसी का, मतलब p क्रॉस 1 ये हमारा p क्रॉस, ये मैं आपको भी दिखाऊंगा किस हिसाब से बनेगा, ये 1 क्रॉस p ये दोनों मर्ज हो जाते हैं तभी हमारा p क्रॉस p का बनता है। अब यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा कोवेरिएंस
x1 कॉमा x1। इसी तरह से देखोगे कोवेरियंस x1 कॉमा x2। इसी तरह से ये डॉट डॉट चलेगा कोवेरियंस x1 कॉमा xp। चूंकि ये सिमेट्रिक होती है, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक क्या होता है, तो ये हमारा, बस मुझे ये सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे नीचे के, आप समझ जाओगे। तो कोवेरियंस x2 कॉमा x2 हो जाएगा। इसी तरह से ये कोवेरियंस x2 कॉमा xp हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो आप लास्ट का अगर लिखोगे तो कोवेरियंस xp कॉमा xp हो जाएगा। अब इसको अगर जो बाद में और अच्छे से अगर जो हम लिखें तो हम कुछ ये लिखेंगे। चूंकि ये आपको पता है कि कोवेरियंस x और मतलब x1 और x1 जो होता है ये हमारा मिलके वेरियंस बन जाता है, वेरियंस x1। और ये कैसे बनता है, ये अगर जो आपको थोड़ा समझना है तो समझ लीजिए। कोवेरियंस x कॉमा y जो होता है वो हमारा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये हमारा होता है y माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ये हमारा हो जाएगा ये। चूंकि यहाँ पर कोवेरियंस x1 और x1 के लिए ही बात कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, और ये हमारा हो जाएगा मतलब x1, y की जगह पे x1 लिखा है तो यही लिख देंगे। और ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे x1 माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए ये वेरिएंस ऑफ x हो जाता है या x1 हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी रहेगा, तो इसमें हम अगर जो बाद में लिखना चाहें तो ये जो हमारा लिखा है x और y, तो इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं x i और j। मतलब यहां पर अगर जो बाद में थोड़ा और समझो, थोड़ा सपोज अगर जो बाद में कोवेरियंस एक्स आई कॉमा एक्स जे, तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो सिग्मा आई, आई अगर जो लिखना है या सिग्मा जे जे, तो यहां पर क्या होगा, आई इक्वल होगा जे के। और ये देखोगे सिग्मा आई और जे, तो यहां पर क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू होगा जे के। अब ये मैं इसकी क्या बात कर रहा हूँ, इसके बाद सिग्मा मतलब x1 और x1 की बात कर रहा हूँ, 1 1 मतलब ये 1 1 इक्वल है, तो इसका मतलब सिग्मा 1 1 लिखूंगा। अब इसी तरह से अगर जो x2 यहाँ पर होता तो इसका मतलब ये आई जे नहीं इक्वल होता, तो ये हम लिखते 1 2, वही यहाँ पर अब मुझे लिखना है, वो जरा देखो। उसी को यहाँ पर अगर जो बाद में आप लिखोगे तो ये वेरिएंस मतलब कोवेरिएंस x1 के लिए है, तो ये हमारा सिग्मा 1 1, या इसको हम इस तरह से सिग्मा 1 1 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 का स्क्वायर। तो जैसे भी लिखा हो आप देख लीजिएगा, 1 2 इसी तरह से चलता जाएगा, सिग्मा 1 p हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा 2 2, ये इसी तरह से चलता जाएगा, सिग्मा 2 p हो जाएगा, और ये इसी तरह से नीचे यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा p p। अब इधर अगर जो बाद में आपको लिखना हो तो कुछ नहीं, बस इसके ऑर्डर को मतलब इस तरह से चेंज कर दो, सिग्मा ये इस तरह से लिखना होता है, तो ये मैंने लिख लिया, देन इसके बाद में ये हो गया, तो ये P1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 2p हो जाएगा, ये इसी तरह से अगर जो बाद में आपको लिखना हो, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स का जो मैंने चैप्टर मतलब जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है उसी में जो वीडियोस मैंने लेक्चर 1 से देखोगे 8 तक, वो आपको कंपलसरी ही देखना है। अगर जो आप गेट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो उसमें मैट्रिक्स थ्योरी पर एक पूरा मतलब उन्होंने यूनिट बना रखी है, तो आप उसको जाकर के देख लेना, बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर मैं अब सारी चीज़ें जो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था वो बस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, थोड़ा बहुत मैं बताऊँगा भी, बट हाँ अगर जो आपको प्रॉपर नोट्स बनानी है तो वहाँ पर वो जाकर के आप देख लेना। तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अगर जो बाद में कोई ये लिखना चाहे, सिर्फ इसको कोई ये लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है x1 कॉमा x2, और ये सिग्मा 1 हो गया, सिग्मा 2 हो गया। अब ये कैसे मैंने लिखा ये जरा देखो, ये मैंने कैसे लिखा है ये जरा देख लेते हैं। देखो, कोरिलेशन x1 कॉमा x2 के लिए अगर सपोज लिखना पड़े तो आप लिखोगे कोवेरियंस x1 कॉमा x2, और नीचे लिखोगे वेरियंस x1 इंटू में वेरियंस x2। अगर इसको सिंबल के फॉर्म में इस तरह से लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 1 2, और ये हमारा हो जाएगा
सिग्मा 1 1 या सिग्मा 2 2। और मैंने अभी बताया है आपको कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 1 सॉरी सिग्मा 1 2, और इसको लिखा जा सकता है सिग्मा 1 का स्क्वायर इंटू में सिग्मा 2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर जो बाद में आप देखोगे कि अंडर रूट अगर हम हटाएं तो सिग्मा 1 2 और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पर उससे कैंसल आउट हो जाएगा, रूट जब हटेगा तो ये आ जाएगा। तो ये इसको अगर जो बाद में मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारा कुछ ये हो जाता है रो, और ये हमारा हो जाता है x1। इसको इस तरह से भी लिखा सकता है x2। इसी को मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इस पूरी वैल्यू को एक साइड कर लिया, इसको इधर भेज दिया, तब ये हमारा कुछ हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट इसको भी आप लिख सकते हो। तो ये मैं क्योंकि अभी यूज करने वाला हूँ तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताया कि किस हिसाब से चीजें होंगी। तो अब देन इसके बाद में आप देखो मल्टीवेरिएट जो है ये बाईवेरिएट, क्योंकि ये तो आपने पढ़ लिया जो ये नॉर्मल तरीका हो गया। बट अगर जो बाद में यही चीज़ अगर जो आपको पढ़नी पड़े, चलो मैं इसको हटा देता हूँ या इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। एक्स कॉमा वाई ये बाईवेरिएट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, μ1 μ2 सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर, और ये हमारा रो हो जाता है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मैंने अभी बताया है x1 और x2 करके, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 सॉरी सिग्मा 2 2, और ये हमारा हो जाएगा रो। और इस रो को अगर जो बाद में आप अच्छे से लिखोगे तो ये हमारा कुछ ये लिखा है सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक। अब अगर जो बाद में इसको मुझे मैट्रिक्स में अगर कन्वर्ट करना है या वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम किस हिसाब से करेंगे, तो वो जरा देख लेते हैं। सपोज इसको मान लिया हमने 2 क्रॉस 1, तो इसका मतलब इसमें दो रो होंगी, एक ये रो हो गई और एक ये हमारा हो गया। तो सेम उसी तरह से हो गया। अगर जो बाद में इसी तरह से अगर जो मुझे इसको अगर जो 2 क्रॉस 1 को अगर लिखना पड़े तो ये जो इसके मीन है ये हम लिख लेंगे μ1 μ2। देन इसके बाद में अगर जो बाद में वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स लिखोगे तो मैंने बताया था 2 क्रॉस 2 का बनेगा, मतलब p क्रॉस p का जो यहाँ पर p लिखा होता है वही बनता है। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा सिग्मा 1 1, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 2, इसी तरह से सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2। अब इसको अगर जो बाद में मैंने क्यों बोला था कि इस तरह से लिखूं, x1 x2 x1 x2। अगर जो बाद में कोवेरिएंस लिखोगे आप x1 x1, कोवेरिएंस यहाँ पे लिखोगे x1 x2। यहाँ पे अगर जो बाद में लिखोगे कोवेरिएंस x2 x1, इसी तरह से कोवेरिएंस x2 x2। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसमें, इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर ऐसा कुछ लिखा हो सिग्मा 1 1, और इसको इस तरह से लिखा हो सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये भी इसको भी हम इसी का जस्ट उल्टा, चाहे आप कोवेरिएंस x1 x2 लिखो या लिखो कोवेरिएंस x2 x1, बात एक ही है। तो ये हमारा हो गया सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सॉरी। और ये देखोगे जो मैंने आपको बताया था सिग्मा 1 1, चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी चलो एक फॉर्म देख लो। चूंकि ये सिमेट्रिक होता है तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ हमारा हो गया। तो जब बाईवेरिएट को आप कुछ इस तरह से लिखोगे तो यहाँ पर p होता था तो यहाँ पर अब 2 आएगा, ये हमारा म्यू हो जाएगा और ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, और ये 2 क्रॉस 2 का है, ये हमारा 2 क्रॉस 1 का है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक रैंडम वेक्टर है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैट्रिक्स जब भी लिखूंगा तो उसके नीचे ये बार मैं नहीं लगाऊंगा। जब भी बार लगा हो समझ लेना ये वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी सिर्फ इस तरह से लिखा है इसका मतलब ये हमारा मैट्रिक्स लिखा है, मतलब उसके नीचे कुछ अगर कोई सिंबल ना लगा हो। तो ये कुछ हमारा जो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को कुछ हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि ये किस हिसाब से चीजें इसमें होंगी। यहां से मैंने आपको समझाया था, ये आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
और यहाँ पर अगर जो बाद में इसी को अगर जो बाद में अब इसमें अगर जो हम कुछ लिखना चाहें तो ये हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इसके नीचे ये भी लगा सकते हैं 1 क्रॉस 1, चूंकि मैंने उसमें इसीलिए बोला है कि मैट्रिक्स का जो भी लेक्चर है उसको देख लेना। जैसे 2 लिखा है या कोई 3 लिखा है या कोई C लिखा है, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि यहाँ पर ये स्केलर नहीं है, रैंडम वेरिएबल है, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा, ये सिर्फ 1 क्रॉस 1 का ही रहेगा। तो ये हमारा हो गया, चाहे आप इसके नीचे फिर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको आप यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं कंसीडर करोगे। और ये हमारा ये हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ हो गया। अब इसमें कुछ चीजें और देखते हैं जो बहुत ज्यादा काम की हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से अब आएगा। अच्छा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने ये बताया है P क्रॉस 1, पूरा खेल जो हमारा मीन और जो हमारा डिस्पर्जन मैट्रिक्स या वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स इसी पर है। सबसे ज़्यादा जो आप चैप्टर पढ़ोगे वो इस पे रिलेटेड होगा, इससे थोड़ा कम ही रिलेशन रहता है, बट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो इसका ऑर्डर, तो P क्रॉस 1 होगा, इसका मैंने बताया था P क्रॉस P होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये एक पॉपुलेशन अगर जो बाय द वे है x1 x2 डॉट डॉट, ये सारे वेक्टर हैं n, तो ये हमारा P नॉर्मल वेरी मतलब मल्टी नॉर्मल वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये अगर पॉपुलेशन है, चूंकि ये पॉपुलेशन है, आपको पता होगा कि जब आप पढ़ते थे एस्टिमेशन में, तो वहाँ पर आपको जैसे सपोज x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कॉमा p, तो यहाँ पर p हमारा क्या होता था, पैरामीटर होता था, जिसको हम लोग एस्टिमेट करते थे मीन से। ठीक वैसे ही यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर आप देखते थे सिर्फ एक पैरामीटर था, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कितने पैरामीटर हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। μ1 मतलब म्यू, तो ये हमारा मीन है, तो इसमें अगर जो आप देखोगे कि μ1 μ2 और इसी तरह से μp, और यहाँ पर आप देखते थे कि ये नोन अननोन होता था, चूंकि पॉपुलेशन की बात जहाँ पर भी होगी, पॉपुलेशन का डेटा आपको कभी भी नहीं दे रखा होगा। अगर पॉपुलेशन का अगर डेटा दे रखा होता तो आप इस तरह से समझो कि स्टैटिस्टिक की फिर कोई ज़रूरत नहीं थी। स्टैटिस्टिक यही तो आपको बताता है कि पॉपुलेशन आपको गिवन नहीं है, देन आपको पैरामीटर एस्टिमेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कितने अननोन पैरामीटर हैं, क्योंकि उसी को आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे एक पैरामीटर हो गया, इसी तरह से 2 हो गया, ये नीचे देखोगे तो p, तो यहाँ पर अननोन जो पैरामीटर हैं, अननोन पैरामीटर हैं यहाँ पर, वो हैं हमारे p। अच्छा, इसी तरह से जब वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स में आप देखोगे तो इसके बाद σ11 σ12 σ13, इसी तरह से ये σ1p हो जाएगा, और इसी तरह से आप देखोगे σ21 सॉरी σ22 σ23, ये इसी तरह से σ2p हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में, चूंकि ये इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं σ31 σ32 σ33, इसी तरह से σ3p, ये इसी तरह से डॉट डॉट करके σp1 σp2 σp3, इसी तरह से ये जाएगा σpp हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो जरा देखो आप। ये हमारा हो गया डायगोनल। तो डायगोनल और ऑफ डायगोनल में देखते हैं जरा। तो डायगोनल में अगर जो बात में आप देखो, डायगोनल में अगर आप देखोगे तो हमारे वेरिएंस लिखे हैं,
डायगोनल में अगर आप देखोगे तो हमारे वेरिएंस लिखे हुए हैं। तो वेरिएंस यहाँ पर अगर जो आप देखो तो यहाँ पर हमारे P, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसी तरह से चलता जाएगा। और ये हमारे P जो हमारे अननोन हैं ये होंगे। और जो हमारा ऑफ डायगोनल होगा, ऑफ डायगोनल में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे कोवेरियंस हैं। तो कोवेरियंस अगर जो बाद में आप देखोगे तो वो किस हिसाब से हैं, तो वो अगर जो बाद में मुझे ये देखना पड़े यहाँ पर, तो एक हमारा यहाँ पर देखोगे कम हो गया है। और चूंकि ये सिग्मा आई जे जो है, ये सिग्मा जे आई ये सिमेट्रिक होता है, मैंने अभी बताया है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे सिग्मा 1 2 और सिग्मा 2 1, तो ये दो टाइम्स से लिखे हुए हैं। तो इनको अगर जो बाय द वे आप लिखोगे अननोन, तो ये हमारे हो जाएंगे P और P माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको अगर जो बाय द वे आप जब ऐड करोगे, मतलब इसके लिए जब अननोन लिखने होंगे तो पूरे टोटल अननोन कितने हो जाएंगे, P प्लस में P माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। और ये हम जब देखेंगे तो P हमारा हो जाएगा, देन इसके बाद में P प्लस का 1 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है नहीं। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम सिर्फ इतनी के लिए देखते हैं, सपोज 3 क्रॉस 3 के लिए होता तब क्या होता, तो जरा देखो यहाँ पर अगर चूंकि आप काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पर अगर आप काउंट करो तो हमारे जो लिखे हुए हैं वो हमारा 3 है और ये 3 क्रॉस 3 का है। तो अगर जो बाद में आप डायरेक्ट यहाँ पर अगर जो पुट करके अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये 3 प्लस का 1 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और ये हम यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 4, यहाँ से ये 2 अगर इससे कैंसल आउट होगा तो ये 2 टाइम्स, और ये हमारा हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 हमारे हैं या नहीं है। तो ये देखो ये हमारे हो गए 3 हमारे डायगोनल के हो गए। और ऑफ डायगोनल अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3, तो इसका मतलब ये अगर आप इसमें वैल्यू भी रखोगे 3 3 माइनस का 1, यहाँ पर बचेगा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर भी 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, जिसकी मैं बात बता रहा था। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही लिखा है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है वो जरा देखो, ध्यान आपको रखना है ध्यान आपको रखना है, x अगर जो बाद में p क्रॉस 1 का अगर वेक्टर है और ये नॉर्मल p म्यू कॉमा सिग्मा अगर दे रखा है, तो यहाँ पर अननोन जो क्वांटिटी होंगी वो म्यू में कितनी होंगी, वेक्टर म्यू, तो यहाँ पर p होगा, p अननोन होंगे। और सिग्मा जब मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगी तो यहाँ पर होगा p प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। टोटल अगर आप करेंगे तो टोटल हमारे अननोन्स कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पर अननोन हमारे हो जाएंगे p प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका यूज़ मैं बहुत ज़्यादा जगह पे करने वाला हूँ। और इसको अगर बाद में आप सिर्फ याद करने के लिए, मे बी ये वनडे एग्जाम में यहाँ से आ जाए क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखिएगा। डिवाइडेड बाई 2 इसको बस मैंने ऐड किया है, आप करके देखना कि होगा या नहीं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी फाइनल। अगर आप टोटल अगर अननोन देखोगे तो कितने होंगे वो हमारे, जैसे सपोज अभी मैंने 3 का लिया था तो 3 यहाँ पर हो गए थे, यहाँ पर 6, तो हमारा कितना हो गया 18 हो गया, सॉरी टोटल हमारे हो जाएंगे यहाँ पर अगर देखोगे 9। अब यहीं पे अगर जो बात है 3 अगर हम पुट कर दें, ये 3 प्लस 3, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 3, तो 3 3 जा 9 हो गया। तो इसका मतलब ये चीज़ सही लिखी हुई है। अब ये आपको ध्यान रखना है और ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, क्योंकि डेटा मैट्रिक्स पे ही मेन क्वेश्चन आता है। ये तो आगे यूज होने वाला था इसलिए मैंने आपको बताया। डेटा मैट्रिक्स अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि x, जैसे आप अगर यूनिवेरिएट की अगर मैं बात करूं तो आप पढ़ते थे x1 x2 डॉट डॉट xn
रैंडम सैंपल फ्रॉम टेकन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मतलब वहाँ से। तो उसी तरह से जब अब मल्टीवेरिएट में यही चीज़ जब आप पढ़ोगे तो क्या हो जाता है इसमें चेंज, बस यही एक चेंज है, ये यहाँ पर ये वेक्टर का साइन लग जाता है और ये हमारा यहाँ पे वन मतलब यूनिवेरिएट पॉपुलेशन हो जाती थी, यहाँ मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन हो जाती पी डायमेंशन। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ वो जरा देखो, जैसे सपोज x1 अगर आपने लिखा तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 डॉट डॉट xp। अब इसी तरह से अगर जो बाद में कोई x2 अगर जो बाद में लिखे, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो जो बाद में कोई ये माने x2 x3 xp, नहीं, ये थोड़ा लिखने का तरीका गलत है। गलत क्यों है वो जरा देख लो, क्योंकि कोई इस तरह से भी सोच करके लिखना चाहे तो लिख दे, बट ऐसा नहीं होता है। इसको जरा देखो किस तरह से लिखोगे, x1 तो इसका मतलब ये फर्स्ट उसकी बात कर रहा है, तो x11 x12 इसी तरह से x1p। अब जब 2 की बात की जा रही है, क्योंकि आप अब से 2 के लिए कर रहे हो, तो ये x2 हो गया, देन इसके बाद में 1 x2, ये हमारा हो जाएगा 2, इसी तरह से x2p। तो अब यहाँ पर डिफरेंस अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी हमारा p क्रॉस 1 का है, ये भी हमारा p क्रॉस 1 का है, ये इसी तरह से चीज़ें चलेंगी। अब इसको हम जरा थोड़ा डेटा मैट्रिक्स में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इस पूरी चीज़ को, वो जरा देखो। x1 x2 वेक्टर नीचे लगा करके आपको लिखने हैं। और ये हमारा हो गया xn बी ए रैंडम वेक्टर फ्रॉम, वहां पे यूनिवेरिएट लिखा होता था, यहां पर लिखोगे मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन। और यहां पे ये लिख लेना ईच xi इज p क्रॉस 1, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो दो तरह से इसको लिखा जा सकता है डेटा मैट्रिक्स को, दोनों तरीके मैं आपको पहले बताऊंगा, देन आपको उसमें कौन सा याद रखना है वो जरा देख लेना। ये जब मैंने इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब मैंने सिर्फ ये एक आपको मैट्रिक्स मैंने बता रखा है, तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा x11 x12, इसी तरह से ये चलता जाएगा x1j, और ये इसी तरह से चलता जाएगा 1n हो जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे x21 x22, इसी तरह से ये चलता जाएगा x2j, और ये हमारा हो जाएगा x2n। इसी तरह से जब ये इधर चलेगा तो ये हमारा हो जाएगा xi1 xi2 और xij, ये हमारा हो जाएगा xin। इसी तरह से ये जब नीचे लिखेंगे तो xp1 xp2, इसी तरह से xpj, इसी तरह से xpn। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप ऑर्डर अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस n का। और यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो अच्छे से तो वेक्टर के फॉर्म में अगर जो बाद में मैं अभी जो मैंने आपको ये जो लिखे हुए हैं, सिर्फ अगर जो बाद में आपको इसको इस तरह से लिखोगे, यही मैंने अभी आपको लिख करके भी दिखाया था, ये पूरा वेक्टर यहाँ से मैट्रिक्स से अगर निकाल लो बाहर लिखो तो यही ये हमारा हो गया। इसी तरह से ये x2 का हो गया, ये इसी तरह से चलोगे तो xj का हो गया, ये इसी तरह से चलोगे तो xn का हो गया। अब ये जो अगर जो बाद में ये देखो, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ो, अगर जो x1 अगर जो बाद में हम लिखें तो ये हमारा x11 x21 डॉट डॉट xp1, ये हमारा हो गया। और इसी तरह से जब x1 और इसका ट्रांसपोज लगा देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से, ये अब हम रो की बात करूंगा तो ये इस तरह से रो की बात हो जाएगी। तो ये बस आपको ध्यान रखना है p क्रॉस 1। तो p क्रॉस 1 के लिए जब भी आप चीज़ें करेंगे उसमें जो मैं आपको अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा इस तरह से भी लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से तो डेटा मैट्रिक्स अगर जो बाद में आपने बना ली, यहीं पे मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अगर जो बाय द वे इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है x1 x2 डॉट डॉट xn, और ये जब हम इस तरह से लिखेंगे x1 डैश x2 डैश डॉट डॉट xp का डैश, और ये सारी वैल्यूज़ मैंने अभी आपको दिखाई हैं करके। तो ये जब सारी वैल्यूज़ सपोज इसमें ये वैल्यूज़ अगर आपने पुट कर दिया तो ये हमारा डेटा मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसी तरह से जब हमारे रो वाइज जब हम लिखेंगे, ये हमारा कॉलम वाइज हो गया और ये हमारा रो वाइज हो गया, तो इनको जब आप लिखोगे तब भी हमारी चीज़ें हो जाएंगी, मतलब एक डेटा मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इस डेटा मैट्रिक्स में जो हमारा ए नंबर मैंने इसको दिया है सैंपल मीन वेक्टर। मैंने अभी आपको बताया भी है और फिर मैं बता रहा हूँ कि चूंकि हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा गिवन नहीं होता है, इसीलिए उस डेटा को एस्टिमेट किया जाता है और स्टैटिस्टिक का जो मेन काम है वो यही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से चीज़ें होंगी। यहाँ पर अगर जो बात है इसका अगर जो हम फार्मूला लिखें, ये हमारा अगर साइन हो गया तो ये हमारा वेक्टर का हो गया। चूंकि मैं मीन की बात कर रहा हूँ तो मीन के लिए मैं ऊपर भी इस तरह से लगा दूंगा। अगर जो बात है इसको अगर जो आप देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर p×1 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा x1 x2 डॉट डॉट x, और इसी तरह से ये हमारा p हो जाएगा। अब ये कैसे जरा देख लो। यहाँ पर अगर जो बात अगर हम देखें तो वेक्टर को हम कुछ इस तरह से लिखते थे x1 x2 डॉट डॉट x, और ये हमारा हो जाता था p। अब मैंने किया क्या है यहाँ पर, ये आपको पता था, मतलब पता होना भी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप ये ध्यान रखिए कि ये अगर जो बाद में सपोज इसके लिए अगर जो आप निकालते थे तो मीन, तो आप इस तरह से j बराबर 1 to n करते थे, और xij, चूंकि ये मैंने भी आपको दिखाया है, ये किसके लिए है, ये i के लिए है, मतलब ith के लिए। तो इसी तरह से जब इस पे मतलब समीशन सब पे लग जाएगा, या इस पे अगर बाद में मैं अगर समीशन अगर लगा देता हूँ, तब ये हमारा कुछ ये मीन ये कुछ हमारे इस तरह से हो जाएंगे। यहीं पे एक्स आई अगर जो सपोज होता तो ये हमारा कुछ हो जाता, ये इस तरह से हमने मीन लगा दिया। देन इसके बाद में अगर जो बाद में इसको आप देखो थोड़ा सा, तो उसको ये भी एक तरीके से लिखा जा सकता है कि 1/n x और i n। हालांकि मैंने आपको बताया है जैसे वैसे ध्यान रखना, जब मैं कभी i n लिखूंगा इस तरह से तो इसका मतलब हो गया ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है, और जब भी कभी इस तरह से अगर जो 1 करके इस तरह से लिखूंगा ये हमारा वेक्टर को शो करता है, तो ये हमारा वेक्टर को शो करेगा। तो अब अगर जो बाद में आप देखना भी चाहो, चूंकि ये p×1 का है पहले से आपको पता है, या आपको ये डेटा मैट्रिक्स पहले से पता होगा, तो ये सपोज p×n का है तो ये भी n×1 का हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे या मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा बचेगा p×1, जो कि ये सही लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में अब आपको करना क्या है, ये सपोज बाद में मैं मान लेता हूँ कि डेटा मैट्रिक्स हमारा सपोज 3×4 का दे रखा है, तो ये कुछ आपको वैल्यूज दे रखी होंगी इस तरह से, इस तरह से आपको वैल्यूज दे रखी होंगी। ये डेटा मैट्रिक्स हो गया, इधर भी वैल्यूज दे रखी होंगी। देन इसके बाद में आप करोगे क्या कि आई आपको 4 मतलब 4 के लिए लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 और इसी तरह से 1। देन अगर जो बाद में आप अच्छे से अगर जो बाद में इसको देखो कि जो मैंने लिखा है ये सही है कि नहीं है, तो सपोज अगर जो बाद में मैं x11 मैं ये इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, 2×3 का कर लेता हूँ, 1 1 x2 1 हो जाएगा, सॉरी x1 चाहे जो लिखें बात हालांकि सही है बट फिर भी आप देख लो। तो यहाँ पर रो देखो, और ये हमारा हो गया कॉलम, तो रो हमारी है 2 और कॉलम हमारे कितने हैं 3, तो ये हमारा x13 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो हमारा रहेगा x21 x22 और x23 हो जाएगा। इसी तरह से ये बात कर रहा है कि 1 1 और 1, क्योंकि अब ये हमारा x यहाँ पर क्या है 2×3 का है, तो 1 जो हमारा रहेगा मतलब आइडेंटिटी ये हमारी 3×1 की रहेगी, तो इसमें 1 1 1 इस तरह से लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि यूनिट, मतलब उसके ईच जो रो की जो एंट्री है वो हमारा 1 1 1 रहेगा।
अब इसमें अगर जो बाद में आप मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि इसके जो ऑर्डर हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। तो जो हमें फाइनल मिलेगा वो हमें मिलेगा 2x1 का। तो अगर जो बाद में हम देखें मल्टीप्लाई आपको पता है मैट्रिक्स में किस तरह से होती, तो ये हमारा हो गया, एक मिनट, ये हमारा हो गया रो का होता है कॉलम से। तो अगर जो बाद में इसको अगर जो हम करें तो ये हमारा 1/n ये हम बाहर ही रखें, और इसको अगर जो बाद में हम देखें तो x11 प्लस x12 प्लस x13 हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में 2x1 का आपको पहले से ही पता है, तो इसका मतलब सिर्फ अब नेक्स्ट बनेगा, वो अगर जो बाद में मैं ये लिखूं तो x21 x22 x23 प्लस का साइन भी लगेगा, ये हमारा हो जाएगा। और अगर जो बाद में इसको और हम अच्छे से अगर जो लिखें तो ये हमारा कुछ ये हो जाएगा 1/n। और अगर जो बाद इसको अगर हम समीशन में अगर लिखें तो देखो 1 1 और 1 कॉमन है, तो इसका मतलब मैं ये लिखूंगा x1 तो मैं लिखूंगा, देन इसके बाद में j बराबर 1 से 3, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा और ये हमारा j हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर जो मैं इसके लिए लिखूंगा 1 से 3, और ये हमारा यहाँ पर देखो 2 2 2 हो जाएगा, और ये चेंज हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं वेक्टर हमेशा उसी पे वेक्टर सॉरी जो हमारा जो कांस्टेंट होता है उसको उसी तरह से लिख लेते हैं, और जो चेंज हो रहा है उसी के लिए समीशन हमेशा रन करता है। तो ये हो गया। अब चूंकि ये आपको पता था कि ये 1/n अगर जो इसके लिए करेंगे 1/n यहाँ से अगर जो हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा, यही तो हमारा होता था x1, और ये हमारा हो जाएगा x2। इसी की मैं बात कर रहा था। तो आपको क्या इससे पता चला, आप ये ध्यान रखिएगा, मीन जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। p×1 ऑर्डर कभी भी चेक भी कर सकते हो, ऑर्डर कभी गलत भी नहीं हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा n हो गया, इसका ऑर्डर n×1 है, और ये हमारा है p×1 p×n सॉरी, या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट x, और ये हमारा हो जाएगा p, या इसी को अगर जब इसमें सिर्फ एक वेक्टर को अगर जब आपको लिखना पड़े तो आप एक्स आई मतलब यहाँ पे जो आईएथ वाला है इसको अगर जब आप लिखो तो 1/n समीशन एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा जे, और जे की जो रेंज होगी 1 से n तक रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका यूज़ मैं बहुत जगह करूँगा, और इसी पे क्वेश्चन देखोगे कि आईएसएस ने पूछा है। देन इसके बाद में नेक्स्ट, ये तो हमारा हो गया जब आप मीन जब अननोन है तब तो आपको चीज़ें पता चल गई। देन इसके बाद में जब आपको मीन अननोन मतलब वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जब अननोन है तो ये बी नंबर इसको हम दे देंगे, और ये हमारा हो जाएगा सैंपल। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।